हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली शाम की 5 बजे की क्लास आपकी होती है, सीटेट एमपीटेट स्पेशल क्लास। और क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए इसको देखते हुए क्लास में एक और इंक्रीज़ करी हूँ, बढ़ा रही हूँ। रात को 9 बजे वो चलेगी। और सामाजिक अध्ययन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है इस समय, तो इस वजह से मैं आज सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन ही कराने वाली हूँ फिलहाल। चलिए देखेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। ओके, रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। 1 महीने है टाइम, अब आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तैयारी अपनी दोगुनी रफ्तार से करनी पड़ेगी। तो जो आज का पहला प्रश्न है वह है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से प्राप्त है? संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत, संसद द्वारा, न्यायपालिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। संवैधानिक उपबंधों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किस किस के द्वारा बनाई गई विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है? संसद द्वारा बनाए गए कानून, विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वयं के दिए गए निर्णय, या फिर ये सभी? और इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और उनके शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ठीक है, ये उपबंधित करता है, आगे आपके ऑप्शंस है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, प्रस्तावना या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थानीय शासन को मजबूत आधार प्राप्त हुआ कैसे? 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा, मौलिक अधिकारों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा? और यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये करेक्ट आंसर हो जाता है। एक्चुअली 73वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायती राज प्रशासन, और 74वां जो था आपका वो नगरीय प्रशासन के उपबंध सुनिश्चित करता है। तो दोनों ही जो है संविधान संशोधन द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था इनके द्वारा। अगला देख लेंगे, संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंबित होना चाहिए, हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए, किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है, परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। तो बिल्कुल सही उत्तर होता है यहाँ पे कि भाई परिस्थितियां बदलती हैं, जब जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है, देश बदल रहा है, तो परिस्थितियां बदल रही हैं, तो संविधान में भी उचित संशोधन समय के हिसाब से करना जरूरी हो जाता है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सैनिक असंतोष की मुख्य वजह नहीं था? चर्बी वाले कारतूसों की वजह से सैनिक असंतोष से भरे हुए थे, ये वहां पे ध्यान दीजिएगा, जो वजह नहीं थी वो बताना है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के अंतर्गत सैनिकों से सरकार जहां चाहे कार्य करवा सकती थी। 1854 के डाकघर अधिनियम में सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त कर दिया गया था। सैनिकों को समुद्र पार युद्ध के लिए भेजा जाता था जिससे वो बहुत खुश थे। तो क्योंकि आपको बताना है सैनिक असंतोष की मुख्य वजह जो नहीं थी वो बताना है, तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। सैनिकों को समुद्र पार युद्ध के लिए भेजा जाता था जिससे वो बहुत खुश थे, ये वाला इसका कारण नहीं है। एक्चुअली सैनिकों को समुद्र के पार भेजा तो जाता था, ठीक है, ये कथन जो है, और वो इससे बहुत खुश थे, ये कथन सैनिक असंतोष की मुख्य वजह के अंतर्गत नहीं लिखी गई है कहीं पे भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। लघु चित्रकारी की जिस शैली में ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों एवं विषयों का काव्यात्मक निरूपण मिलता है उसका नाम क्या है? बसोहली शैली, कांगड़ा शैली, बूंदी शैली, भित्ति चित्र शैली? ध्यान दीजिएगा, सामाजिक अध्ययन
अगर आप चूज़ किए हैं सीटेट में तो कला से भी प्रश्न निश्चित रूप से एक आना ही आना है। और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न का वो होता है कांगड़ा शैली। इस प्रश्न का सही उत्तर लघु चित्रकारी की ये शैली है जिसमें ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों और विषयों का काव्यात्मक निरूपण मिलता है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि याद हो जाए, है ना। सुनेंगे आप, जितना सुनी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है इसलिए। यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का प्रयोग क्यों किया जाता है। ट्रैफिक लाइट्स वगैरह आपने देखा होगा, उसमें जो रुकने के लिए है रेड कलर की लाइट का यूज़ किया जाता है। रीज़न क्या है रेड लाइट का? यह दूरदृष्टि वालों को भी दिखाई देती है। लाल नेत्र के प्रति नेत्र ज़्यादा संवेदनशील होता है। लाल रंग के प्रति सॉरी, इसका बिखराव कम होता है जिससे लंबी दूरी से भी इसे पहचाना जा सकता है। यह आंखों के लिए आरामदायक होती है। और सही उत्तर होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका बिखराव जो है वो कम होता है और इस वजह से इसे बहुत दूर से भी पहचाना जा सकता है। इसीलिए कभी भी जैसे खतरा का निशान है या कोई चीज़ को रोकने के लिए लाल रंग के सिग्नल का यूज़ ही ज़्यादातर किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता, साहित्य, पर्यावरण, खेल। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार बेसिकली पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा, संगीत इन सभी में दिया जाता है। यहाँ पे आपके दो ऑप्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पत्रकारिता और साहित्य, क्योंकि साहित्य भी उसी में आ जाता है। ड्रामा, संगीत इन सभी श्रेणियों में दिया जाता है। तो क्योंकि क्लैश कर रहे हैं दो ऑप्शन, तो यहाँ पे दोनों में अगर आपने कोई भी गेस किया है तो अपनी जगह पे सही है। बट अगर एक चूज़ करना होगा तो आप पत्रकारिता लगा दीजिएगा तो सबसे सही रहेगा। और ये जो होता है इस पुरस्कार में 10-10 हज़ार डॉलर की राशि जो है प्रदान की जाती है। रेड शर्ट पार्टी के नेता कौन थे? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान। और उत्तर इस प्रश्न के लिए सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल गफ्फार खान रेड पार्टी के नेता थे। मानव बस्ती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सर्कल तुरंत करिएगा, कभी भी नहीं वाला गलत वाला ऑप्शन क्वेश्चन उसमें ज़रूर सर्कल कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ऐसा ना हो कि इस चीज़ से ध्यान हट जाए। बस्तियां स्थायी व अस्थायी हो सकती हैं। अस्थायी बस्तियां मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। वर्तमान में अधिकांश मानव बस्तियां स्थायी होती हैं। व्यापार, वाणिज्य व विनिर्माण के विकास में विकास से मानव बस्तियां विकसित हुई हैं। मानव बस्ती के संबंध में गलत कथन। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ गलत होता है कि अस्थायी बस्तियां मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। ऐसा नहीं है, ग्रामीण में तो बल्कि ज़्यादा जो है परमानेंट बस्तियां होती हैं। जो जिसका गांव होता है, जो जिसका क्षेत्र होता है वो लगभग परमानेंट रहता है और बहुत लंबी समय तक कई पीढ़ी दर पीढ़ी रह आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है, ये सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के आजीविका के साधनों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के स्रोत असीमित हैं। ये स्रोत ग्रामीण संस्कृति व परिवेश से प्रभावित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आजीविका के स्रोत कृषि व पशुपालन पर आधारित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के संबंध में सामूहिकता की भावना रहती है। चलिए देखेंगे तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के स्रोत असीमित हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है सीमित आजीविका के स्रोत हैं और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आजीविका के लिए अपने शहरों में आते हैं, शहरों की तरफ कूच करते हैं ताकि वो अपनी आजीविका के उनको ज़्यादा से ज़्यादा साधन मिल सके, स्रोत मिल सके और वो किसी तरह से अपना जो है जीवन यापन कर सकें। एक सार्वजनिक स्थल पर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हाथ का छुआ पानी नहीं पीता है, तो यह क्या है? भेदभाव है, असमानता है, अस्पृश्यता है या फिर रूढ़िवादिता है? तो ये छुआछूत वाली चीज़ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अस्पृश्यता जो है ये सही हो जाता है। ठीक है,
पहले होता था, अभी भी होता है कुछ जगह पे, आई डोंट नो। नगरीय क्षेत्र के आजीविका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नगरीय क्षेत्र में आजीविका के साधन व्यापक हैं। नगरीय क्षेत्र में केवल व्यक्तिगत साधन ही होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में आजीविका के साधनों का व्यापक आधार औद्योगिकरण व नगरीकरण है। नगरीय क्षेत्र में आजीविका कृषि व पशुपालन पर आधारित नहीं होती। तो यहाँ पे असत्य कथन बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाता है कि नगरीय क्षेत्र में केवल, जहाँ पे भी केवल आता है तो निगेटिव हो जाता है। क्वेश्चन आपका ध्यान है, ऑप्शन ध्यान रखिएगा, केवल आ गया, सिर्फ आ गया, निगेटिव हो जाता है। केवल व्यक्तिगत साधन ही होते हैं ऐसा नहीं है, सार्वजनिक साधन भी होते हैं। तो इस वजह से ये कथन जो है वो असत्य है। एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सारे ही सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, कमेंट सेक्शन में पिन की है, आप एक बार चेक करिएगा। आपकी पूरी प्रिपरेशन सीटेट की यहाँ से हो जाएगी। इतनी पर्याप्त वीडियोस, हज़ारों, मतलब 1,500 से भी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, देख लीजिएगा। शायद ही कोई ऐसा टॉपिक हो जो छोटा हो, सब कुछ पढ़ा रखा है और बाकी प्रैक्टिस मैं करा ही रही हूँ। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य के समक्ष सभी समान होते हैं, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का धार्मिक स्वरूप होता है, या राज्य पर धर्म परस्पर जुड़े हैं, राज्य पर धर्म का प्रभाव सामाजिक रूप से होता है। और यहाँ पे इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होता है कि राज्य के समक्ष सभी जो है सारे ही धर्म समान होते हैं। राज्य का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होता कि ये इस राज्य का ये धर्म है और यही धर्म सबको मानना है, ऐसा नहीं है। हर कोई अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, सारे ही धर्मों को समान जो इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ रात को 9 बजे वाली क्लास भी अटेंड करना मत भूलिएगा। So thanks for watching. Keep studying and bye bye.